Spark CSS Academy. I am Halima Sadia and today's lecture is the second part of common errors in the use of grammar. और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में नाउन के एरर्स और उसकी एग्जांपल्स की थी, ये उसी को हम आगे से कंटिन्यू करेंगे. हमने उसको एंड किया था रूल नंबर 10 पे, और क्योंकि ये उस लेक्चर का सेकंड पार्ट है तो हम इसको स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 11 से. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम रूल नंबर 11. Now, rule number 11 says some nouns have two forms in the plural, each with a different meaning. अब क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी जो रूल्स किए थे हम उसमें सिंगुलर और प्लूरल्स का डिफरेंस देख रहे थे. हम कुछ जगहों पे देख रहे थे कि सिंगुलर्स कुछ होते हैं जो सिर्फ सिंगुलर में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लूरल में एग्जिस्ट करते हैं, या कुछ में दोनों फॉर्म्स होती हैं. तो इसमें क्या है कि इसमें दोनों फॉर्म्स हैं, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, लेकिन प्लूरल की मल्टीपल फॉर्म्स हैं, यानी कि एक से ज़्यादा फॉर्म्स हैं. और क्योंकि उसकी एक से ज़्यादा फॉर्म्स हैं इस वजह से उसके यूजेज में और उसके मीनिंग में भी डिफरेंस है. अब जैसे पहली एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है वो है ब्रदर. अब ये दोनों फॉर्म्स जो हैं ये ब्रदर की फॉर्म है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है ब्रदर्स और उसके साथ है ब्रेदरन. ब्रदर्स का मीनिंग देखें, सन्स ऑफ सेम पेरेंट्स, यानी कि जो भाई होते हैं बाय ब्लड, जो जिनका बाय ब्लड रिलेशनशिप होता है. और जो दूसरा है ब्रदरन, मेंबर्स ऑफ सेम सोसाइटी. अब दोनों में एक चीज़ सेम है कि दोनों में एक बॉन्ड की, एक रिलेशनशिप की बात है, लेकिन एक जो है पहला वाला वो फैमिली रिलेशनशिप है, और जो दूसरा है ब्रदरन है वो जो है सोशल रिलेशनशिप है, जो सेम सोसाइटी के सेम सोशल ग्रुपिंग के जो सेम मेंबर होते हैं उनकी बात हो रही. तो दोनों ब्रदर की प्लूरल फॉर्म्स हैं, लेकिन दोनों अपने यूजेज में और मीनिंग में एक दूसरे से डिफरेंट है. अब उसके बाद हमारे पास है क्लोथ और उसके साथ है क्लोथ्स. अब ये दोनों जो फॉर्म है ये क्लोथ की ही फॉर्म है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक अनस्टिच्ड है और एक स्टिच्ड है, यानी कि एक रेडी टू वियर है और एक वैसे ही आम जैसे कोई भी कपड़े का टुकड़ा हो उसके लिए है. तो क्लोथ, पीस ऑफ क्लोथ, और क्लोथ्स विद ES, गारमेंट्स. तो इस तरह से इनका मीनिंग एक दूसरे से डिफरेंट हो गया, और इसी तरह फिर इनका यूजेज भी एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएगा. नाउ रूल नंबर 12. Rule number 12 says the apostrophe S after a noun is added only in the case of animate objects, not in the case of inanimate ones except after expressions which denote. अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने दो चीज़ें आपको बताई हैं, एक तो एनिमेट ऑब्जेक्ट्स की और दूसरी वाली बताई है इनएनिमेट की. एनिमेट कौन सी होगी, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नहीं होंगी बल्कि वो उनकी कोई ना कोई कंक्रीट फॉर्म होगी. और इनएनिमेट कौन सी होगी, जो कि हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट होंगी या जिनकी कोई फिजिकल फॉर्म या फिजिकल शेप या फिजिकल अपीयरेंस नहीं होगी, वो इनएनिमेट हो जाएगी. और अब रूल क्या कह रहा है कि द अपॉस्ट्रोफी एस आफ्टर नाउन इज एडेड ओनली इन द केस ऑफ एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं, जो जिनकी कोई शेप है, कोई फॉर्म है, हम सिर्फ उस सूरत में अपॉस्ट्रोफी एस ऐड करते हैं. अपॉस्ट्रोफी एस मोस्टली जो है वो पोजेशन के लिए यूज़ होती है. जैसे हम बताते हैं कि कोई चीज़ पोजेस करती है, कोई किसी से बिलोंग करती है, उसके लिए हम अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे एक्सेप्ट आफ्टर एक्सप्रेशन विच डिनोट टाइम, वेट, डिस्टेंस. अब वो कह रहे हैं कि इन एनिमेट्स के लिए तो मोस्टली हम यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स में से कोई टाइम, वेट या डिस्टेंस होगा तो फिर हम वहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करेंगे. अब इसकी एग्जांपल देखें. अमाउंट्स वेट एन आवर्स टॉक, अ स्टोन्स थ्रो, a needle's point, a week's leave, a mile's distance. अब इसमें आपके पास वेट भी आ रहा है, डिस्टेंस भी आ रहा है और आवर भी आ रहा है. अब देखें इसमें जो पहला एक्सप्रेशन है वो वेट का है, उसके बाद अगर हम नीचे देखें आवर वाला तो वो टाइम का एक्सप्रेशन है. फिर स्टोन वाला एक्सप्रेशन है वो भी वेट के लिए ही है, स्टोन. और फिर नीडल है वो भी कोई ना कोई वेट रखती है. फिर वीक है वो टाइम के लिए, और फिर माइल है वो डिस्टेंस के लिए. तो इसमें जैसे हमने पीछे पढ़ा कि सिवाय इनके बाकी सब के लिए हम जो है वो अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करते. अगर कोई और आपके पास एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी आएगी, कोई और एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट आएगा जिसको हम इनएनिमेट का नाम दे रहे हैं, तो फिर हम अपॉस्ट्रोफी एस जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ इनके केस में हम यूज़ करेंगे.
नेक्स्ट वन इज रूल नंबर 13. और रूल नंबर 13, द वर्ड्स चर्च, स्कूल, हाउस, शॉप एक्सेट्रा आर ऑफन omitted आफ्टर द पोजेसिव केस. अच्छा, अब पोजेसिव केस के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि पोजेसिव केस जो आता है हमारे पास वो मोस्टली वो प्रोनाउंस का केस होता है. जैसे प्रोनाउंस के अंदर पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं जो वो इंशाल्लाह पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पोजेसिव प्रोनाउंस को डिस्कस भी करेंगे. मैं वैसे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि पोजेसिव प्रोनाउंस में ये होता है कि वो शो करते हैं कि कोई चीज़ किसी से बिलोंग करती है. जैसे हर्स, माइन, देयर्स, योर्स, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे पोजेसिव प्रोनाउन के केस में आते हैं. अब वो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स, कुछ प्लेसेस के नेम्स उन्होंने बताए और वो कह रहे हैं कि जब इन प्लेसेस, ये प्लेसेस आ जाएं सेंटेंस के अंदर, जैसे आप कह रहे हो कि किसी के स्कूल की बात कर रहे हो, किसी के हाउस की बात कर रहे हो, किसी भी ऐसी चीज़ की बात कर रहे हो जो किसी से बिलोंग करती है इन टर्म्स ऑफ प्लेसेस, या वो वहाँ से बिलोंग करते हैं उस जगह से या उस प्लेस से, तो हम फिर क्या करते हैं, उनको वहाँ पे यूज़ नहीं करते. हम सिर्फ उनका नाम वहाँ पे लिख देते हैं. हम ये नहीं लिखते कि हम स्पेसिफिकली स्कूल की बात कर रहे हैं या चर्च की बात कर रहे हैं या शॉप की बात कर रहे हैं. एग्जाम्पल देखें, वी आर गोइंग टू मेसीज. अब जो मेसीज है इट्स ए शॉप, इट्स ए शॉपिंग प्लेस, इट्स काइंड ऑफ अ मार्ट कि जहाँ से लोग डिफरेंट चीज़ें खरीदते हैं हाउस होल्ड की है. तो ये शॉप का नाम है, तो हमने ये नहीं लिखा कि वी आर गोइंग टू मेसीज शॉप, हमने सिर्फ ये लिखा वी आर गोइंग टू मेसीज. या हमने ये नहीं लिखा कि वी आर गोइंग टू मेसीज स्टोर. अगर हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, पोजेशन शो करेंगे, तो फिर हमारे लिए सिर्फ नाम बहुत होगा. वहाँ पे फिर ये शो करने की ज़रूरत नहीं है कि वो कोई शॉप है या कोई मार्केट है या कोई ऐसी जगह है. ही वॉज सेंट जोन्स प्रीस्ट. अब सेंट जॉन जो है वो चर्च का नाम है. अब और आगे उन्होंने बता दिया कि ही बिलोंग्स फ्रॉम देयर. ये नहीं बताया कि सेंट जोन्स चर्च प्रीस्ट, इस तरह से करके नहीं लिखा. अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो वो फिर एरर में काउंट होगा, वो मिस्टेक होगी, तो इसीलिए इसको ऐसे नहीं लिखना. नेक्स्ट देखें रूल नंबर 14. और रूल नंबर 14 सेज द वर्ड्स इट्स, हिज, हर्स, योर्स, आवर्स एंड देयर्स आर पोजेसिव. जैसे मैंने पीछे बताया आपको कि वो ये सारे पोजेसिव प्रोनाउंस हैं और ये सारे जो है वो पोजेसिव केस को शो करते हैं, प्रोनाउन के पोजेसिव केस को. They are neither written within possessive sign, that is apostrophe s, nor are followed by nouns. तो वो क्या कह रहे हैं कि इनको हम इसी तरह से लिखते हैं कि his के साथ अलग से apostrophe s नहीं लगाते, hers के साथ या its के साथ, इनके साथ हम अलग से apostrophe s नहीं लगाते, इनके साथ ऑलरेडी s लगा हुआ होता है. और वो क्या कह रहे हैं कि वो नाउन उसको फॉलो भी नहीं करेगा. अगर हम इसको लिखेंगे तो फिर इनको इसी तरह से लिखेंगे. इसकी एग्जांपल्स देखते हैं. पहले एग्जाम्पल देखिए, द बैग यू आर ट्राइंग टू स्टील इज हर्स. तो अब देखें यहाँ पे हमने इज हर्स बैग नहीं लिखा, हमने सिंपली क्या लिखा, द बैग यू आर ट्राइंग टू स्टील इज हर्स. अब देखें यहाँ पे नाउन ने फॉलो नहीं किया, आगे नाउन हमने नहीं लगाया. नाउन क्या है, बैग इज द नाउन इन दिस केस, और हर्स क्या है, वो पोजेसिव केस है. तो हमने पोजेसिव केस को शो करने के लिए हमने नाउन पहले यूज कर लिए, वो फिर बाद में नहीं आ रहा. अगर आप बाद में लगाएंगे फिर वो गलत हो जाएगा. अगर हम लिखेंगे यू आर ट्राइंग टू, व्हाट यू आर ट्राइंग टू स्टील इज हर्स बैग, तो वो गलत हो जाएगा. या इट इज हर्स बैग, वो भी गलत हो जाएगा. तो इस तरह से नहीं हमने उसको लिखना, हम नाउन पहले लिख लेंगे और फिर एंड पे हम फिर उसका या बाद में उसका पोजेसिव केस लगा देंगे. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आवर्स. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नाउन है, और आवर्स क्या है, पोजेसिव केस है. टू कीप यू सेफ. तो इसी तरह हमने पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दिया, आवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिखा, वो फिर गलत हो जाता. हमने उसको पहले लिख लिया और फिर उसके बाद हमने उसका पोजेसिव केस लगा दिया. इट्स नन ऑफ योर फॉल्ट, इट्स देयर्स. अब यहाँ पे भी फॉल्ट दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं थी. अगर हम लिखते इट्स देयर्स फॉल्ट तो वो फिर गलत हो जाता. तो इस वजह से आपने इसको इसी तरह से लिखना है. नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 15. इन प्लूरल नाउन्स ending in s, possessive case is formed by adding a single apostrophe
after the s. For example, girls colleges, boys schools. तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि जब आप ऑलरेडी ही कोई ऐसा नाउन यूज़ कर रहे हैं जो कि प्लोरल फॉर्म में है, जिसकी आप प्लोरल फॉर्म यूज़ कर रहे हैं और आपने उसके बाद अपॉस्ट्रोफी भी यूज़ करनी है, तो फिर आप 2 बार एस नहीं लगाएंगे. जैसे बॉयज़ लिख के अपॉस्ट्रोफी फिर एस, नहीं, वो गलत हो जाएगा. फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सिर्फ एक अपॉस्ट्रोफी और एस लगा देंगे और वही डिनोट करेगा कि ये प्लूरल फॉर्म भी है और वही डिनोट करेगा कि ये आपका पोजेसिव केस भी है. तो इस तरह से हमने 2 बार एस नहीं यूज़ करना, हमने एस को सिर्फ 1 बार यूज़ करना है. जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है बॉयज़ स्कूल, गर्ल्स कॉलेजेस, तो सिर्फ एक अपॉस्ट्रोफी ही. अब सबको पता है कि बॉयज़ स्कूल्स में ऐसा नहीं होता कि देयर इज़ ओनली वन बॉय, हम एक किसी लड़के की बात कर रहे हैं. या अगर गर्ल्स कॉलेज है तो हम किसी एक लड़की की बात करें. नो, वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन. हम वहाँ पे ग्रुप्स की, ज़्यादा लोगों की, मल्टीपल पीपल आर देयर. तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि डबल एस नहीं यूज़ करना, एस को सिंगल फॉर्म में ही यूज़ करना है, चाहे वो प्लोरल ही क्यों नहीं. अच्छा जी, अब इसकी एग्जांपल्स देखिए. सेम रूल की, रूल नंबर 15 की, यू आर नॉट अलाउड इन गर्ल्स कॉलेजेस. अब हमने क्या किया, सिंगल एस और अपॉस्ट्रोफी लगा दिया, इवन दो हमें पता है कि वहाँ पे एक से ज़्यादा गर्ल्स होंगी, लेकिन हमने वहाँ पे बार बार एस यूज़ नहीं किया कि एस लिख के अपॉस्ट्रोफी और उसके बाद फिर एस. नो, ओनली अपॉस्ट्रोफी एंड देन एस. इट इज़ अ मुस्लिम्स यूथ क्लब. अब मैं अगर इसको लिखती मुस्लिम्स और फिर अपॉस्ट्रोफी और एस लगाती, सो दैट वुड बी रॉन्ग. So to avoid that mistake, you should use apostrophe and then only one s. Next example देखिए, they are all in favor of boys cricket team. तो यहाँ पे भी अब boys cricket team में भी कोई एक मेल तो नहीं होगा, कोई एक लड़का तो नहीं होगा वहाँ पे. Obviously they are going to be more than one person. तो इस वजह से फिर भी प्लूरल केस है, उसके बावजूद यहाँ पे हमने सिंगल एस यूज़ किया है. तो ये आपने ध्यान में रखना है कि इसको इसी तरह से लिखना है, अदरवाइज इट वुड बी एन एरर और इट वुड बी कंसिडर एज एन मिस्टेक. रूल नंबर 16 देखिए. इन प्लूरल नाउन्स not ending in s, the possessive case is formed by adding apostrophe before an s. अच्छा, अब इस रूल की एग्जांपल्स हम देखते हैं. हमारे पास क्या है, ये भी अपॉस्ट्रोफी और प्लूरल का ही आ रहा है. चिल्ड्रंस पार्क. अब इसमें बेसिकली उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो हमारे पास फॉर्म्स होती हैं जिनके एंड पे एस नहीं लगता, जैसे चिल्ड्रन हो गया, मैन हो गया, वुमेन हो गया, उसके केस में हम क्या करते हैं, क्योंकि हम उसके एंड पे एक्स्ट्रा एस तो नहीं लगा सकते, वो ऑलरेडी एक प्लूरल फॉर्म होती है, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, इसी तरह से हम अपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं. जैसे ये देखें, चिल्ड्रंस अपॉस्ट्रोफी एस. इसका मतलब ये नहीं है कि हमने चिल्ड्रन के लिए जो एस यूज़ किया है वो प्लूरल फॉर्म के लिए है. इसका मतलब ये है कि हमने ये पोजेसिव केस के लिए यूज़ किया है. अब ये जो सेकंड नंबर पे एग्जांपल लिखी है, इसको होना चाहिए था MEN अपॉस्ट्रोफी S, मेंस क्लब, और फिर उसके बाद वुमेन्स हॉस्टल. अब ये सारी फॉर्म्स ऐसी हैं जो कि उसके अलावा जिनके एंड पे एस नहीं आता, बल्कि उनको हमने एंडिंग के अलावा अंदर से चेंज किया हुआ होता है और उसकी प्लूरल फॉर्म बनाई होती है, तो इनके लिए भी हम सिंगल अपॉस्ट्रोफी S यूज़ करते हैं. रूल नंबर 17 देखें. टू चेंज अ प्लूरल नाउन इनटू द पोजेसिव केस, रिमेंबर दैट. अब अगर हमने प्लूरल नाउन को चेंज करना है तो फिर हम उसको पोजेसिव केस के लिए कैसे चेंज करेंगे. इफ़ इट डिनोट्स पर्सन लाइक मैन, लेडीज एंड डज नॉट एंड इन एस, एन अपॉस्ट्रोफी इज एडेड बिफोर एस. चिल्ड्रंस बुक्स, मेंस गारमेंट्स एक्सेट्रा. ये वही रूल थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन हो गया अभी जो हम पीछे वाला कर रहे थे, रूल नंबर 16. और आगे अगर आप इसकी एग्जांपल्स भी देखें तो मैन, लेडीज़, चिल्ड्रन, इस तरह की जितने भी वर्ड्स आते हैं हमारे पास जिनको हम मिडिल में से या एंडिंग के अलावा कहीं और से हम उनको चेंज कर रहे होते हैं, उनके लिए फिर हम इसी तरह से अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं. सेकेंड इसका पार्ट देखें, इसका सेकंड पॉइंट देखें, रूल नंबर 17 का ही, जिसमें हम प्लूरल्स की बात कर रहे हैं और उसके साथ अपॉस्ट्रोफी या पोजेसिव केस की बात कर रहे हैं, उसका सेकंड रूल देखें, पार्ट बी. नाउन्स डिनोटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो टेक एन अपॉस्ट्रोफी बिफोर द एस. फॉर एग्जाम्पल, डेथ्स टूल, लाइफ्स बर्डन. आप देखें इसमें आपके पास दोनों जो फॉर्म्स हैं, डेथ एंड लाइफ, इसमें
आप देखेंगे दोनों के साथ हमने एस अपोस्ट्रोफी एस सॉरी दोनों को के साथ हमने पोजेसिव केस शो किया है, लेकिन डेथ के साथ हमने अपोस्ट्रोफी नहीं यूज़ की, क्योंकि आगे जैसे उन्होंने बताया कि हम टूल्स की बात करें, ऑब्जेक्ट्स की बात करें, तो वहाँ पे फिर अपोस्ट्रोफी नहीं आएगी। लेकिन लाइफ के साथ क्योंकि हम किसी ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, बर्डन जो है वो इट्सेल्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, तो फिर वहाँ पे हमने अपोस्ट्रोफी यूज़ किया है। तो ये इस तरह से एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करा है। रूल नंबर 3 जो सी के साथ लिखा हुआ है वो देखिए, अपोस्ट्रोफीज आर ऑल्सो यूज्ड इन द फॉलोइंग फेमिलियर फ्रेजेस: आउट ऑफ हार्म्स वे, टू हिज हार्ट्स कंटेंट, एट हिज विट्स एंड, अ बर्ड्स आई व्यू। अब देखें ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारे के सारे जो हमने कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे लिखे हैं, ये असल में क्या हैं, ये सारे मेटाफोरिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे एसोसिएटिव हैं, इनके लिटरल मीनिंग्स नहीं हैं। जैसे इडियम्स में इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं हमारे पास, वो लिटरल मीनिंग नहीं हमें दे रहे होते, एक्चुअल मीनिंग नहीं दे रहे होते, वो एसोसिएटिव मीनिंग दे रहे होते हैं। इसी तरह से ये जो फ्रेजेस हैं, फ्रेजेस भी इसी तरह से करती है ना कि वो आपको एसोसिएटिव मीनिंग्स देती हैं। सो सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर कि इन फ्रेजेस में हम हमेशा से इसी तरह से अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। और जैसे आपके पास हार्म है और इसके अलावा हार्ट है, विट्स है, बर्ड है, ये सारे के सारे नाउन्स हैं, दे आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स और पीपल और प्लेसेस। लेकिन ये क्या है, इनका जो मीनिंग है, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो सबके सब मेटाफोरिकल है। सो इन दैट केस आप यहाँ पे अपोस्ट्रोफी इसी तरह से यूज़ करेंगे, और ये कोई लिटरल मीनिंग में अपोस्ट्रोफी यहाँ यूज़ नहीं हो रही, तो इसको आपने उस तरह से एक एक्चुअल पोजेसिव केस नहीं समझना, इट इज़ मेटाफोरिकल इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए रूल नंबर 17 का पार्ट डी, इन अ प्लूरल nouns ending in s a single apostrophe is used after the s. गर्ल्स कॉलेज, बॉयज स्कूल, फॉर गुडनेस सेक, मूजेस लॉ, ये सारे रूल हमने पीछे भी पढ़े हैं। ये दोबारा से उस रूल को यहाँ पे समराइज करें जो रूल हमने अभी पीछे पढ़ा था, यही वाला कि अगर हमारे पास ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म होगी तो फिर हम उसके साथ सिंगल एस एंड अपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे, डबल एस नहीं यूज़ करेंगे। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा, आई होप आपको आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी, आपको अपने एरर्स, अपनी मिस्टेक्स भी समझ में आई होंगी। सो इफ़ यू वांट टू लर्न मोर, स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल एंड सब्सक्राइब एज वेल। थैंक यू।